हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मे 26 एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर 1 सीए फाइनल एफआर एमटीपी 1 मे 26 एग्जाम्स बेटे। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि एमटीपी का फॉर्मेट वही रहता है जो आपके फाइनल एग्जाम्स का रहता है। पेपर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका बेटे एमसीक्यूज का रहता है, सेकेंड पार्ट बेटे आपका डिस्क्रिप्टिव का रहता है। 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज लेने हैं और 70 मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने हैं। ये आपका 100 नंबर का पेपर। अब इस एमटीपी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि जिंदा सर इस एमटीपी में कुछ है क्या? तो बेटे इस एमटीपी के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब पुराने हैं, हमारी क्लास बुक में है। अगर मैं ये बोलूं कि स्टडी मटेरियल के हैं तो भी सेम चीज है, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल हमारी क्लास बुक में तो रहता ही है। तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्टिव में डाल दिए हैं। वहां पे मैं क्लास बुक के क्वेश्चन की नंबरिंग मेंशन करूंगा और निकल जाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा रखे हैं वो दोबारा पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। एग्जाम का टाइम है, आपका टाइम क्यों खराब करूंगा? लेकिन जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज भी पुराने हैं। भी क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इन्होंने डाल दिया एमसीक्यू फॉर्म में। वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, वो मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा। एमसीक्यू में आपको सारे करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव का तो मैं क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता के निकल जाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव में कुछ नहीं है ज्यादा पढ़ने वाला। तो मैं अपनी एमटीपी शुरू करता हूँ बेटे, और मुझे लगता है 40-45 मिनट का वीडियो है, खत्म हो जाएगा। तो मैं आ गया बेटे फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज का। पार्ट 1 इज कंपलसरी, ये केस 1 है, ये है केस 1। केस 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। ये ऊपर की कहानी आप पढ़ लेना, कंपनी का नाम, ये कंपनी ये करती है वो करती है, हमने क्या लेना, सीधा टू दी पॉइंट काम करते हैं। तो ये है बेटे फर्स्ट पार्ट आपका इंड एस 34 का। इंड एस 34 आईएफआर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इट हैज शोन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर द थर्ड क्वार्टर X2 X3। पहली बात थर्ड क्वार्टर है और 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब आपको पता है ये आपको एडजस्टमेंट बताएगा और आपको ये चेक करना है कि एडजस्टमेंट सही है गलत है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, इंड एस 34 में हमने एक बात पढ़ी थी कि आप किसी भी एक्सपेंस को डेफर नहीं कर सकते या प्रीपोन नहीं कर सकते। जिस क्वार्टर का एक्सपेंस है उसी क्वार्टर में राइट ऑफ होना चाहिए। आप ये कह के डेफर नहीं कर सकते कि आगे फ्यूचर में सेल ज्यादा होगी तो हम इसको फ्यूचर में राइट ऑफ कर लेंगे, क्या इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में राइट ऑफ कर लेंगे। डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंस इज नॉट अलाउड, सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको पता है। मैंने इसका पढ़ा जी नेक्स्ट लाइन में कि क्या एडजस्टमेंट बता रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। क्या क्या एडजस्टमेंट कर रखी है? फर्स्ट पॉइंट, कोई बैड डेट्स हैं 1 लाख रुपीज के, इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। ड्यूरिंग द क्वार्टर का मतलब थर्ड क्वार्टर में 1 लाख रुपए बैड डेट्स हुए। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। इस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए तो इन्होंने अभी राइट ऑफ कर दिए, लेकिन जो बाकी के 50,000 है इन्होंने डेफर कर दिए, कहते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में राइट ऑफ करेंगे। अब बताओ क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर में अलाउड है? आंसर इज नो। ये जो 50,000 के बैड डेट्स आपने रोके हैं इनको अभी राइट ऑफ करो और अपना प्रॉफिट कम करो। डेफरमेंट इज नॉट अलाउड। तो अगर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो 50,000 के बैड डेट्स आपको और माइनस करने चाहिए। 50,000 के तो आपने कर दिए, तो जो डेफर किए उसको अभी माइनस करो। आप डेफर नहीं कर सकते, ये गलती है। मैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ। 5 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू दी थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में 5 लाख रुपए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च हुए हैं, इज डेफर्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट, ये भी डेफर कर दिए। क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? द फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल्स, देयरफॉर फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय हायर एक्सपेंडिचर। ये भी गलत बात है। 5 लाख रुपए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के अगर थर्ड क्वार्टर में खर्च हुए हैं तो थर्ड में राइट ऑफ करो। कहते नहीं जी फोर्थ में कर लेंगे, फोर्थ में सेल ज्यादा होगी तो सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। गलत बात है, डेफरमेंट इज नॉट अलाउड, सिंपल प्रिंसिपल है। तो आपको 5 लाख रुपए ये और माइनस करने चाहिए। तो अगर हम मुझसे पूछें कि सर थर्ड क्वार्टर का एक्यूरेट नेट प्रॉफिट कितना है, तो मैं बोलूंगा 14,50,000 रुपीज। बस आपको इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैं जरा एमसीक्यूज में जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या एमसीक्यूज बताते हैं। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है, देखो जरा क्या कहता है बेटे इसमें। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। कहते हैं बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बताओ। ट्रीटमेंट क्या? 50,000 को राइट ऑफ करो। डेफरमेंट इज नॉट अलाउड। और क्या करना है? मैंने इसका पहला पॉइंट पढ़ा, बैड डेट्स एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर। यहां तक तो सही कह रहे हैं।
जिस क्वार्टर का बैड डेट्स है उसी क्वार्टर में राइट ऑफ होना चाहिए। सही कह रहा है बिल्कुल। अकॉर्डिंगली 50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 20 लाख रुपीज, ये भी सही कह रहा है। तो मेरा तो ऑप्शन पहले मिल गया मुझे, ए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो फिर आगे क्या कह रहा है बी में, बैड डेट्स एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली इन थर्ड एंड फोर्थ, गलत बात है। बैड डेट्स एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन लास्ट क्वार्टर, ये भी गलत बात है। कहता है लास्ट क्वार्टर में राइट ऑफ कर लेना। नो बैड डेट्स अकाउंटेड इन आईएफआर में बैड डेट्स लेने नहीं चाहिए, ये भी गलत है। इसका आंसर है ए। मुझे अपना आंसर पहले ही मिल गया था, फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बाकी के ऑप्शंस पढ़े कि क्या कहता है उसमें। फिर मुझे कह रहा है जी सेकंड क्वेश्चन में, द करेक्ट नेट प्रॉफिट बताओ जी आईएफआर में थर्ड क्वार्टर में क्या होना चाहिए। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट होना चाहिए 14,50,000। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगले पेज पे होगा ये। एक और ऑप्शन होगी, 4 ऑप्शन होते हैं, ये रहा मिल गया, ये रहा 14,50,000 रुपीज, इसका ऑप्शन है डी। तो पहले का ऑप्शन था ए, इसका ऑप्शन है डी। 2 क्वेश्चन हो गए सर आपके, 2 नंबर के 2, 4 नंबर पक्के हो गए। मुझे क्वेश्चन में वापस जाना चाहिए बेटे, मुझे क्वेश्चन में वापस जाना चाहिए। लो जी मैं सेकंड पार्ट में आ गया। ये जो सेकंड पार्ट है ये है इंड एएस 115 का, इंड एएस 115 का, मुझे पढ़ने दो जरा। एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ पावर प्लांट फॉर अ कस्टमर। कस्टमर के लिए एक पावर प्लांट बनाना है जी, बिल्कुल ठीक है। द एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। एबीसी कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ये पावर प्लांट बना के देंगे कस्टमर को, कस्टमर को पावर प्लांट बना के देंगे, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए। और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है इंजीनियरिंग वर्क, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट फिनिशिंग, सब कुछ इंक्लूड है। अब आपसे पूछेगा बताओ इसमें कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है, क्योंकि आपने ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने सबके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग प्राइस फिक्स नहीं करे कि जी हम आपसे कंसल्टेंसी का इतना लेंगे, मटेरियल का इतना लेंगे, इंस्टॉलेशन का इतना, आपका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड है। तो आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ना तो साइन हो रहे हैं ना अलग अलग प्राइस कोट हो रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का। और यही बात आपसे पूछेगा बताओ जी कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो जब मैं एमसीक्यू में गया, मैंने इनका एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ा, तो मुझे पूछता है हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज एंटिटी हैव, 3, 2, मोर देन 3 और सिंगल सिंगल, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ओवरऑल मैनेजमेंट का। तो पहले का आंसर था ए, फिर आंसर था डी, और फिर आंसर आया सी, ए डी सी। ये क्वेश्चन है बेटे आपके छोटे छोटे से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहता है जी। अगला क्वेश्चन किस चीज पे है, ये क्वेश्चन है बेटे इन डेज 16 एंड 40 पे। आपको कॉस्ट निकालनी है, ये क्वेश्चन हमारे क्लास बुक में है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पहले वाले भी हमारी क्लास बुक में है, ये भी है। इन द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 ABC Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses, each with separate legal title including the land which is built। 6 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और 6 की 6 सेपरेट हैं, सबकी रजिस्ट्रियां अलग अलग होंगी, सबके सेपरेट लीगल टाइटल हैं। तो मतलब 6 हमने प्रॉपर्टीज परचेज की हैं, 6 आइडेंटिकल हाउसेज की बात हो रही है और सेपरेट लीगल टाइटल है, ठीक है। आपसे कॉस्ट मांगेगा, मैं पढ़ लेता हूं। कहता है जी परचेज प्राइस है 1,80,00,000 का, बिल्कुल ठीक है। एक कोई नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्स है 20 लाख का, ये परचेज प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं आपके साथ, टोटल कॉस्ट की, तो परचेज प्राइस कितना है 1,80,00,000 रुपए। टैक्सेस कितने हैं, टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है और परचेज प्राइस में इंक्लूडेड भी नहीं है, तो आपको अलग से देने, तो 20 लाख रुपए ये जोड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। फिर इन्होंने 2 अप्रैल को कोई लीगल कॉस्ट खर्च की है, एक्विजिशन से रिलेटेड है, लीगल कॉस्ट है, तो 5 लाख रुपए ये भी जोड़ लेते हैं। फिर जो एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग हुई है ना, एडवर्टीजमेंट, सेरेमनी, इनॉग्रेशन कॉस्ट, ये देखो सेरेमनी, ये दोनों नहीं आते, ये दोनों P&L में जाएंगे, ये दोनों, ये तो आपको पता ही है, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में स्पेशल पॉइंट बना के लिखवाया हुआ है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करना कॉस्ट में। फिर कहता है जी थ्रू आउट द ईयर इन्होंने 1 लाख रुपीज खर्च किए डे टू डे रिपेयर पे,
और अगर ये डे टू डे रिपेयर है तो ये भी पी हैंडल में जाएगी। अगर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा हो वो तो कैपिटलाइज होगा, डे टू डे रिपेयर तो राइट ऑफ होती है, ये भी कट गया। मैंने इसका लगाया टोटल, तो ये आ गया 2,05,00,000 रुपए, 2,05,00,000 रुपीज। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 यूनिट से तो मुझे पता लग जाएगा एक हाउस कितने का पड़ा मुझे। तो मेरा एक हाउस है पर यूनिट 34,16,667, ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्वेश्चन आगे क्या बता रहा है जी, मुझे क्वेश्चन आगे कह रहा है ABC uses one of the 6 houses for office and accommodation of few staff। अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए जगह देता हूं तो वो बन जाता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और उसे हम इंड AS 16 में यूज करते हैं पीपीई में। तो एक हाउस आपका 16 में जाएगा पीपीई में। तो बाकी के 5 का क्या किया आपने, बाकी के 5 का दी अदर 5 हाउसेज आर रेंटेड, बाकी के 5 को आपने किराए पे दे दिया है, तो वो इंड AS 40 में चले जाएंगे। तो अब आपसे पूछेगा बताओ जी पीपीई में कितना शो करेंगे ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, तो ये रही अमाउंट। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, लो जी 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1,70,83,333, ये आपका आईपी बन जाएगा, जो 5 घर आपने किराए पे दिए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या मांग रहा है। आओ, छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटे, ये कहते बताओ जी एंटायर कॉस्ट क्या है, तो एंटायर कॉस्ट तो ये रही। कहता बताओ जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की है, तो 1,70,00,000। बताओ जी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कितने की है, तो ये रही जी 34,16,67। तो पहले का ऑप्शन क्या आया था ए, फिर क्या आया था डी, फिर आया था सी, फिर आया बी, फिर आया ए, और फिर आया सी। ये 6 ऑप्शन हो गए आपके, एडीसी बीएसी, एडीसी बीएसी। मैं इसके आंसर चेक कर लेता हूं, ये रहे ए डी सी बी ए सी। 6 क्वेश्चन पक्के हो गए बेटे आपके, इंटू 2 12 मार्क्स का तो पेपर हो गया आपका। इससे आसान एमसीक्यू क्या होंगे आप बता दो, चलें आगे। अच्छा जी सर, मैं जा रहा हूं बेटे सेकंड केस में। ये हमारा सेकंड केस आ गया, देखते हैं जी सेकंड केस किस चीज के ऊपर है। ये हमारा सेकंड केस है बेटे, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये पूछा इन्होंने इन डेज 41 में से, ये भी हमारी क्लास बुक में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में है। ये आपसे पूछ रहा है कि डी लिमिटेड ने अपने डेयरी बिजनेस के लिए कुछ कैटल परचेज किए हैं 30 जून को। तो इंड AS 41 क्या कहता है बायोलॉजिकल एसेट्स में कि इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। फेयर वैल्यू जितने में आप खरीद के लाए हो माइनस कॉस्ट टू सेल, जितने पैसे इसको फिर बेचने में लगेंगे। अगर मैं आज खरीद के लाया हूं आज ही बेचने जाऊं तो क्या मिलेगा, उस पे होगा इनिशियल रिकॉग्निशन। और जो इसको एक्वायर करने में खर्चे होंगे वो भी पीएनएल में जाएंगे, और जो बेचने के खर्चे होंगे वो लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन के नाम से पीएनएल में जाएगा। तो आपको देखने में लगता है कि खर्चे दो दो बार राइट ऑफ हो रहे हैं, इंड AS 41 चलता है फेयर वैल्यू पे। और फिर आएगी 31 मार्च को फिर वैल्यू करेंगे, फिर फ्लक्चुएशन आएगा। तो मैंने जब क्वेश्चन आगे पढ़ा तो मैंने देखा कि हमारा जो परचेज प्राइस है 23 जून को वो 1,00,000 रुपए है, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो 1,000 रुपए है, और जो कंपनी है इसको खर्च करना पड़ेगा सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ये आज बेचने जाते हैं तो 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन खरीदने पे लगेगा, 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन बेचने में भी लगेगा। तो जो खरीदने वाला है वो तो एक्विजिशन एक्सपेंस है, वो तो पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा, और जो बेचने वाला है वो फेयर वैल्यू लेस में आ जाएगा, तो वो लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन में दिखेगा। तो 1,000 रुपए खरीदने में भी लगेंगे और बेचने में भी लगेंगे। मुझे आगे पढ़ने दो। इन एडिशन एक आपको 2% फीस भी देनी है सेल प्राइस का, तो इसका जो 2% है वो कितना बनता है 2,000 रुपए, और ये बायर और सेलर दोनों को खर्च करना है 2%। मतलब जो फीस है 2% की वो खरीदने में भी लगेगी और बेचने में भी लगेगी। तो अगर हम उससे पूछें कि सर इनिशियल रिकॉग्निशन आप कैसे करोगे, तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेबिट 1,000 रुपीज, फीस डेबिट 2,000, टू बैंक 3,000, ये पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू फीस, इसको एक्विजिशन एक्सपेंस के नाम से भी दिखा सकते हैं। फिर एक एंट्री और पास होगी बायोलॉजिकल एसेट्स डेबिट 97,000, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन 3,000, टू बैंक 1,00,000 रुपीज,
क्योंकि इस 1 लाख रुपए की पेमेंट में 3,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंस है। ये 3,000 तो आपके हो गए एक्विजिशन, जो खरीदने में लगे, और सेम अमाउंट आपको बेचने में लगेगी। तो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन तो 97 में होगा, तो ये भी पीएनएल में जाएगा। तो मुझसे पूछो कि पीएनएल में कितना राइट ऑफ करूंगा, तो बोलूंगा 6,000। 3,000 के एक्विजिशन एक्सपेंस है और 3,000 का लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन है। तो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया 97 पे। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, मैं तो एमटीबी करा रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या बता रहा है जी? क्वेश्चन आगे बता रहा है सर, एक सेलिंग प्राइस बता रहा है 31 मार्च का, 1/10। अब 31 मार्च की वैल्यूएशन आ गई। अगर 1,10,000 रुपए का प्राइस है, तो पहले तो 2% माइनस करो, कॉस्ट टू सेल। 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन माइनस होगा, कॉस्ट टू सेल। तो आपका नेट फेयर वैल्यू कितना बनता है 31 मार्च को, ये चेक करो। तो ये बनता है जी 2% माइनस 1,000, 106800, माइनस करो 97,000 इनिशियल वाला, तो 9800 का आपका गेन आ गया, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, आपको सब कुछ पता है। इसी के बेसिस पे इन्होंने आपसे एमसीक्यू मांगने हैं। आओ एमसीक्यू देखते हैं इनके क्या कहते हैं। पहला एमसीक्यू, व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन बायोलॉजिकल एसेट, जो जून में खरीदे आपने 6,000 पे ढूंढो। ये रहा जी लॉस 6,000 का। कहते बताओ जी व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑन 31 मार्च, ढूंढो 9800 रुपए का गेन। ये रहा गेन। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल ही जाएगा। इसका ऑप्शन है डी और इसका ऑप्शन है ए, डी ए। मैं जरा फिर क्वेश्चन में वापस गया, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। ये किस चीज पे है? ये इंड एएस 109 पे है बेटे, इंड एएस 109। पढ़ो जरा क्या कहता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड प्रीमियम ऑफ 90। पहली बात, प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल है। अगर इररिडीमेबल है तो प्रिंसिपल तो इक्विटी हो गया, पैसा तो देना ही नहीं। देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अब इस पे डिविडेंड देखना बस आपने। These shares carry dividend 8% per annum. However, dividend is paid only when D Limited declares dividend only. लो जी, कोई प्रॉमिस नहीं है, ये क्यूमुलेटिव नहीं है। कहते हैं अगर आप इक्विटी वालों को देंगे तभी हम देने के लिए आपको बाउंड है, अगर इक्विटी को नहीं देंगे तो आपको भी नहीं देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव है, प्रिंसिपल देना नहीं, डिविडेंड आपका नॉन क्यूमुलेटिव है। तो ये तो प्योरली प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, कोई आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ही नहीं। अब मान लो मैं इक्विटी डिविडेंड नहीं देता तो इनको देने की कोई लिमिटेशन, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यूमुलेटिव में तो आपका राइट पक्का होता है, आप इक्विटी को दो या ना दो, हमें तो मिलेगा मिलेगा जी, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये प्योरली प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसके सेकंड पार्ट में आ गया। कोई बोरिंग्स है जी 10 लाख रुपए की, इनको हमने सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्टिबल लोन आ गया आपका। कन्वर्टिबल लोन है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। मैंने जब इसको आगे पढ़ा, इसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी जी। फेयर वैल्यू पर शेयर, फेयर वैल्यू पर शेयर बी डिटरमिन बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द रेट ऑफ इशू। लो कर लो बात। ये जो फेयर वैल्यू है ये आपको लेनी है फ्यूचर डेट की, ना तो नंबर फिक्स किया आपने ना वैल्यू फिक्स की, तो फिक्स्ड टू फिक्स्ड में ये फेल हो गया। अगर आपसे पूछे जी बताओ क्या करना, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फिक्स्ड का केस ही नहीं है ये, ना नंबर ऑफ शेयर फिक्स्ड है ना वैल्यू फिक्स्ड है, फ्यूचर में देखेंगे ये। तो पहले ये लोन लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा, जब ये मैच्योरिटी पे आएगा तब देखेंगे क्या करना। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ जी क्या करना है, एक इक्विटी है एक लाइबिलिटी और क्या है, ये पूछेगा आपसे बताओ जी ये किसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है इक्विटी, बताओ जी इसकी नेचर क्या है, तो इसकी नेचर क्या है लाइबिलिटी। अच्छा, सी और बी, तो पहले का आंसर था डी, फिर था ए, इसका है सी, फिर है बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ये रहा जी डी ए सी बी, डी ए सी और बी। 10 क्वेश्चन हो गए आपके, दो दो नंबर के हैं, 20 नंबर पक्के हो गए बेटे आपके। आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, कुछ है ही नहीं। लो, ये क्वेश्चन हमने इंड एस 103 में पढ़ा हुआ है। इंड एस 103 मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव वे में, इन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया। 1 अप्रैल X1 PQR acquired 30% of the voting power of XYZ for 8,000 करोड़। 30% से सब्सिडरी नहीं बनती, एसोसिएट बनती है। तो हमने एसोसिएट में 8,000 रुपए लगाए, 8,000 करोड़।
आपको पता है अच्छी तरह से, अगर कोई एसोसिएट है और हम उसका बाद में फर्दर एक्विजिशन करते हैं और वो सब्सिडरी बन जाती है, तो एसोसिएट को डीरिकॉग्नाइज करना पड़ता है। वही क्वेश्चन है आपका। तो इक्विटी मेथड लगेगा पहले। इक्विटी मेथड में क्या करेंगे, ये जो 8,000 करोड़ आपने लगाए हैं, ये इनिशियल रिकॉग्निशन बनेगा, फिर हमें प्रॉफिट में शेयर मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन, हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे उससे, वो बन जाती है कैरिंग अमाउंट। लेकिन आपको एक चीज और पता है, जब हम एसोसिएट को सब्सिडरी बनाते हैं तो उसका डी रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है। तो जो आपके सीएफएस में एसोसिएट की कैरिंग अमाउंट पड़ी होती है, जो उसकी फेयर वैल्यू होती है, उसका डिफरेंस पीएनएल में जाता है। और जितने प्रॉफिट आपको वहां से मिले होते हैं उनको भी डी रिकॉग्नाइज करना होता है हमें। तो एसोसिएट को आपको डी रिकॉग्नाइज करना होता है। हम चेक करते हैं जरा। पीक्यूआर ने इसको इक्विटी मेथड से अकाउंट कर रखा है एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर इंड AS 28। ठीक है, ये आपको पूरी डिटेल बता रहा है। इनको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर मिल चुका है 700, इनको एक्सचेंज डिफरेंस ओसीआई में शेयर मिला है 100, और इनको रीवैल्यूएशन ओसीआई में शेयर मिला है 50। तो इनको 850 रुपए के प्रॉफिट्स मिल चुके हैं। तो अगर हम उससे कैरिंग अमाउंट पूछें तो 8000 हमारी कॉस्ट थी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे 850 के हैं, तो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी 8850। वही चीज आगे कह रहा है कि हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो 8850 है। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर आगे क्या हुआ, 1 अप्रैल को इन्होंने रिमेनिंग 70% शेयर भी खरीद लिए 25,000 करोड़ में। 30% पहले से था, 70% और लिए, 100% सब्सिडरी बन गई। तो एसोसिएट को सब्सिडरी में कन्वर्ट करना है तो पुराने वाले सारा चीज आपको डीरिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो 70% आपको कितने में मिला है, 25,000 करोड़ में। और फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, फेयर वैल्यू बनती है जी 9,000 करोड़। तो अगर हम उससे पूछें कि पीसी कितना है, पीसी का मतलब सब्सिडरी की कॉस्ट कितनी है, तो मैं बोलूंगा जी 25,000 तो मैंने अभी दिए कैश में, और 9,000 की फेयर वैल्यू है ओल्ड की, ये दोनों मिला के बनते हैं 100%। तो मेरी जो पीसी है वो बनता है 34,000, मेरे को सब्सिडरी पड़ी है 34,000। क्योंकि अगर मैं इनको आज बेचने जाता तो 9,000 करोड़ तो मिलते, तो मैं सब्सिडरी में 9,000 करोड़ री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 25 लगा दिए, 9,000 पुराने 34,000 हो गया। अच्छा, अब ये जो 9,000 है ये फेयर वैल्यू है, और ये जो 8850 है कैरिंग अमाउंट, तो 150 का प्रॉफिट आ गया जो पीएनएल में जाएगा आपका डी रिकॉग्निशन में। लेकिन ये जो पहले वाले प्रॉफिट है इनको भी डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसोसिएट से आए हुए प्रॉफिट है, तो इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सबसे पहले है शेयर ऑफ पीएनएल, ये तो ऑलरेडी पीएनएल में पड़ा है, हमें उसके पीएनएल में हिस्सा मिला, हमने अपने पीएनएल में जोड़ लिया। तो पीएनएल से हटा के पीएनएल में जोड़ना क्या समझदारी है, पड़े रहने दो, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है इंड AS 21 कहीं भी इररेवोकेबल की बात नहीं करता, कहीं रिटेन अर्निंग की बात नहीं करता, ये एक्सचेंज डिफरेंस है। तो एक्सचेंज डिफरेंस तो जाते पीएनएल में, तो मैं इसको हटाऊंगा तो ये भी पीएनएल में जाएंगे 100 रुपए के। लेकिन जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में आपको हिस्सा मिला है ये रिटेन अर्निंग में जाएगा, क्योंकि आपको पता है रीवैल्यूएशन रिजर्व तो जाता ही जो है रिटेन अर्निंग के थ्रू है। आपको पता ना, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम धीरे धीरे रीवैल्यूएशन से निकाल के रिटेन अर्निंग्स में अमोर्टाइज करते हैं, तो इसका पीएनएल से लेना देना नहीं है रिटेन अर्निंग में। तो पीएनएल में जाने वाली अमाउंट कितनी है, 250, और रिटेन अर्निंग में जाने वाली अमाउंट कितनी है, वो है 50। आप क्लास बुक खोलो, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप देखें तो 150 का प्रॉफिट ये बनता है और 150 का प्रॉफिट ये बनता है, टोटल 300 का प्रॉफिट है। 300 में से पीएनएल में 250 जाएंगे, रिटेन अर्निंग में आपके 50 जाएंगे। हो गया क्वेश्चन। ज्यादा से क्या करो, गुडविल निकालनी है। ये आपका पीसी आ गया, नेट एसेट्स बताओ कितनी है, ये आपको फेयर वैल्यू बता रहा है नेट एसेट्स की 30,000। अगर आपके नेट एसेट्स 30,000 के हैं तो गुडविल आ जाएगी 4,000 रुपए। एमसीआई तो है ही नहीं, सारी कंपनी अपनी है। गुडविल 4,000 रुपए, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, वही एमसीक्यूज है। मैं जब इसके एमसीक्यूज में गया बेटे, तार तार सॉल्व करोगे आप। ये रे, देखो क्या कहता है, कहता है बताना जी व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ टोटल कंसीडरेशन, पीसी बताना कितना है, ये रहा 34,000। बताना जी गुडविल कितनी है, गुडविल 4,000, 34 माइनस 30। बताना जी कितना गेन है जो पीएनएल में जाएगा, 250। ए बी और सी, एबीसी, एबीसी, लो जी एबीसी, ए बी और सी, 3 क्वेश्चन आपके और हो गए बेटे। ये हो गया काम खत्म, 2 रह गए क्वेश्चन, वो 2 भी निपटा लेते हैं, डरना क्या है बताओ। क्या कहता है जी 14th में, पढ़ना जरा। विद रिस्पेक्ट टू द बेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट, जो गलत बात है वो ढूंढनी है आपने। कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। एंड रेगुलेशंस, ये भी करेक्ट है।
बट ऑल्सो इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इफेक्टिव पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो करेक्ट है, ये तो सही है। डिस्क्लोज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल टू अवॉइड एनी फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग, ये भी करेक्ट है। रिड्यूस जेनेरिक डिस्क्लोजर्स एंड फोकस ऑन कंपनी स्पेसिफिक, ये भी करेक्ट है। डू नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मत करो अजम्पशंस को और बेसिस को, सो दैट यूजर्स आर नॉट मिसलेड। कहते हैं आप अजम्पशंस को डिस्क्लोज मत करो, इनकरेक्ट है सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपने कोई एस्टिमेट लगाया है, आपने कोई अजम्पशन ली है, अब मान लो एक एसेट की लाइफ 10 साल है, तो ये 10 साल आपका एस्टिमेशन अजम्पशन है, ये बताना पड़ेगा लोगों को, अजम्पशन को डिस्क्लोज मत करो जी कहते हैं, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अच्छा, ये रहा इसका आंसर डी। एक क्वेश्चन रहेगा जी, क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है जी 15वें क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोएक्टिव मेजर्स डू नॉट मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो साइबर सिक्योरिटी के साथ मैच नहीं करता, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, ये बताओ आप हमें। इंश्योर दैट ऑल पासवर्ड्स आर सिंपल एंड आर नॉट चेंज्ड, लो जी पहला पॉइंट मिल गया। कहते जी पासवर्ड को सिंपल रखो और इसको बार बार चेंज मत करो, तो बताओ साइबर सिक्योरिटी अटैक तो होगा ना फिर। अगर आपका पासवर्ड सिंपल है तो कोई भी क्रैक कर लेगा, बार बार चेंज नहीं करोगे तो कोई भी क्रैक कर लेगा, तो ये राजी, ये साइबर सिक्योरिटी के साथ मिटिगेट नहीं करता, पहला पॉइंट ही फेल हो गया है। तो इसका आंसर, और मेरे को लगता है यही होगा इसका आंसर, देखो हाँ यही है, देखो ये गलत है, पासवर्ड को सिंपल रखो, पहली स्टेटमेंट गलत मिल गई। 15 एमसीक्यू हो गए बेटे, छोटे छोटे से एमसीक्यू। ये सारे करे हुए हमने, कुछ नया नहीं मिला मुझे इसमें, बस करा दिए मैंने आपको एमसीक्यूज। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ गया जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है बेटे इंड एस 110, इंड एस 110, ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स का, पेज नंबर है 190, मॉड्यूल नंबर है 5। और एक मजे की बात बताता हूँ, एमटीपी 1 का इस बार May 26 का पहला क्वेश्चन एमटीपी 1 में भी यही है और एमटीपी 2 में भी यही है, पहला क्वेश्चन दोनों एमटीपीज में सेम है, वहां पे भी यही रेफरेंस दे रहा हूं, यहाँ पे भी यही रेफरेंस दे, एक ही क्वेश्चन दो बार छाप दिया है इन्होंने। मैं चला गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हमारा 2A आ गया जी, 2A क्या कहता है जी 2A, ये 109 का क्वेश्चन है बेटे, इंडियस 109 का, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 62 है, पेज नंबर 117 है, मॉड्यूल नंबर 3 है बेटे, स्टाफ लोन का क्वेश्चन है, वही 4% का रेट है, वही मार्केट रेट 9% का है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है बेटे, स्टाफ लोन का क्वेश्चन है, जो डिफरेंस आएगा प्रीपेड सैलरीज मानना है और उसको आपने अमोर्टाइज कर देना है ओवर दी लोन पीरियड एसएलएम बेसिस पे, और ऑफ मार्केट टर्म्स का क्वेश्चन है, मार्केट का रेट है 9%, दे रहे हो 4% पे, तो जितने भी कैश फ्लो है 9% पे डिस्काउंट होंगे, फेयर वैल्यू आ जाएगी, जो डिफरेंस आएगा एक्चुअल अमाउंट के साथ वो प्रीपेड सैलरीज बन जाएगा। कुछ नया है ही नहीं, मैं 2B में आ गया, 2B, ये इंडियस 8 का क्वेश्चन है बेटे, इंडियस 8 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, पेज नंबर 89 है, मॉड्यूल नंबर 6 है, मैंने चेक कर लिया, 3A में आ गया, 3A 105 का क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट, ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 184 है, मॉड्यूल नंबर 1 है बेटे। मैं 3B में आ गया, 3B में आ गया मैं, 3B में सिंपल सी बात पूछता है, मिस्टर ए, बी एंड सी हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट 40, 10, 10 रिस्पेक्टिवली, तीन लोग हैं, एक के पास है 40, एक के पास है 10, एक के पास है 10, ये है ए, ये है बी और ये सी, तीनों के पास कंपनी का 60% शेयर है, ठीक है। जो बाकी का 40% है वो किसी ट्रस्ट के पास है, बाकी का 40%, बाकी का 40% किसी 20 अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स के पास है, मतलब इन तीन लोगों के पास है 60% और जो 20 इन्वेस्टर्स हैं इनके पास है 40%, और ये दोनों के दोनों होल्ड करते हैं ट्रस्ट को, ये कहता है क्वेश्चन। अगर आप देखो तो कंट्रोल तो किसी का भी नहीं है, मोर देन 50 तो किसी के पास भी नहीं, ट्रस्ट को कोई होल्ड ही नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है ए बी सी विश टू कंट्रोल द ट्रस्ट, ट्रस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तीनों, कैसे, सो दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू एक्ट टुगेदर, इनका आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हो गया, भैया इकट्ठे हो जाओ, तो ये 60 हो जाएगा, तो ट्रस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ क्या ये ट्रस्ट को कंट्रोल करते हैं, यस, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, तीनों इकट्ठे हो गए, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट एविडेंस है,
तो तीनों मिलकर इकट्ठे एक्ट करेंगे तो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गए। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, एस लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पी। होल्डिंग का नाम है पी और सब्सिडरी का नाम है एस, और जो पी है इसको कौन ओन कर रहा है, ट्रस्ट टी। इसके नीचे कंपनी पी, इसके नीचे कंपनी है एस। तो अगर ट्रस्ट को ये तीनों कंट्रोल करेंगे तो ट्रस्ट इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, तो क्या इन तीनों का कंट्रोल है इनके ऊपर? यस। अगर तीन लोग मिलकर ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रस्ट आगे कंपनीज को कंट्रोल कर रही है, तो कंपनीज का कंट्रोल भी इन तीनों के पास ही तो आ गया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि शुड अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिस्क्लोज्ड एज अल्टीमेट कंट्रोलिंग पार्टी वेयर दे हैव कंट्रैक्ट। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कंसोलिडेशन कौन बनाएगा, आपसे पूछ रहा है क्या ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। यस, S is controlled by P and P is controlled by trust and trust is controlled by ABC. So ABC are the controlling authority of the whole group. ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताओ, छोटा सा क्वेश्चन था। कंट्रोलिंग अथॉरिटी पूछ रहे हैं आपसे, बता दिया हमने, हाँ जी है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है। ज्वाइंट वेंचर में हमने कई क्वेश्चन किए इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है बेटे, इंडेस 41। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 150 है और मॉड्यूल नंबर 2 है बेटे। कट कॉपी पेस्ट डिटो क्वेश्चन, कोई फिगर नहीं चेंज हुए, कुछ नहीं हुआ। मैं इसके बी पार्ट में आ गया। इंडेस 19 का क्वेश्चन है बेटे, एम्प्लॉइज बेनिफिट का। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 305 है, मॉड्यूल नंबर 1 है। ये वही है ग्रेचुटी निकालने वाला 1% वाला, 1% ऑफ फाइनल सैलरी, मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन। कट कॉपी पेस्ट डिटो क्वेश्चन। ये हमारा 5A 5A 115 का क्वेश्चन है बेटे। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 120 है, पेज नंबर 91 है, मॉड्यूल नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन है और में, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ये इसके ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। ए लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। कंपनी ने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पेंट फॉर अ 3 ईयर पीरियड। 3 साल की सप्लाई होगी पेंट की। मैंने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 3 साल तक एक्सक्लूसिव पेंट सप्लाई करूंगा। ए लिमिटेड मेक्स 50,000 अपफ्रंट पेमेंट विच द कस्टमर विल यूज टू कस्टमाइज इट्स पेंट स्प्रेयर्स फॉर ए लिमिटेड प्रोडक्ट। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे ए कंपनी सप्लायर है, ये कस्टमर है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ए ने पेमेंट की है 50,000 रुपए की। सप्लायर किसको पैसे दे रहा है? कस्टमर को 50,000 रुपए कि आप कस्टमाइज करा लो जो स्प्रेयर्स हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव पेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, पेंट की सप्लाई होगी वो तो रेवेन्यू है, लेकिन मैं जो 50,000 रुपए उसको दे रहा हूँ कि तुम स्प्रेयर बनवा लो, वो तो मेरा खर्चा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो 50,000 मैंने दिए हैं स्प्रेयर्स के उसको कस्टमाइज करने, कस्टमर मेरे से ले रहा है 50,000, फिर वो कस्टमाइज कराएगा, तो जो मैं सेल करूंगा पेंट की वो तो मेरा रेवेन्यू है, लेकिन मैं जो 50,000 उसको दे रहा हूँ ये तो मेरा खर्चा है। लेकिन ये 50,000 कोई एक बार में तो हुए नहीं, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 50,000 को 3 साल में कैसे एलोकेट करेंगे? सेल की रेशो में। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। ए लिमिटेड अपफ्रंट फीस इज नॉट रिस्पेक्ट, ठीक है। ए लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है, जो सप्लायर है उसकी बात हो रही है, 10 लाख रुपीज सेल विद द कस्टमर ओवर द 3 ईयर पीरियड। हमने बोला जी 3 साल में 10 लाख का माल बिकेगा। 3 साल की सेल बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए, 3 साल की सेल, 3 साल की सेल। पहली क्वार्टर की सेल बताओ कितनी है? 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए की सेल पहली क्वार्टर में हुई है और मेरी टोटल सेल 10 लाख है, तो 10% माल बिक गया मेरा, तो ये जो 50,000 रुपए हैं इसका 5,000 रुपए मैं राइट ऑफ कर सकता हूँ। तो अगर मुझसे पूछो रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू 1 लाख रुपए का माल बिका है, 5,000 रुपए मैंने जो उसको अप फ्रंट फीस पे की है उसमें से अमोटाइज होगा, तो मेरा नेट रेवेन्यू 95,000। तो ये जो 50,000 रुपए ना, इसको अमोटाइज करके सेल में से काटना है साथ में। मैं अगली क्वार्टर में आ गया, अगली क्वार्टर में है जी 1,25, लेकिन इसका एस्टिमेट चेंज हो गया। ये कहता है जी मेरी सेल 10 लाख नहीं होगी, 15 लाख होगी, सेल बढ़ेगी मेरी। तो मैं सोच रहा था 10 लाख का माल बिकेगा, नहीं, उसकी जो परचेज की टेंडेंसी देख के लग रहा है 15 लाख का माल ले लेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलूंगा कि 2,25 1 लाख का माल और 1,25 का माल 2,25, तो मेरी सेल हो जाएगी 15 लाख। तो 2 क्वार्टर में कितने परसेंट माल हो गया? दो क्वार्टर में 15% हो गया जी।
तो इसका मतलब 50,000 रुपये की जो फीस है इसका 15% मुझे अमोटाइज करना चाहिए 7,500 2 क्वार्टर में। 5,000 मैं कर चुका हूँ, 2,500 रुपये मुझे और करना चाहिए, क्योंकि जब भी एस्टिमेशन चेंज होता है आपको वर्किंग बनानी पड़ती है। तो मैं सोच रहा था कि 1 लाख का माल बिका, 10% सेल हो गई, 50,000 का 10% राइट ऑफ कर दो। फिर 1.25 लाख का माल बिका, 12.5% हो गया, तो मैं 50,000 का 12.5% 6250 राइट ऑफ कर देता। पर इसने तो सेल ही बढ़ा दी, कहता नहीं 10 लाख नहीं, सेल 15 लाख की होगी। तो फिर आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलना पड़ेगा ना। हम उसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल के इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, वो इंक्रीमेंटल आपका चल रहा है यहाँ पे। आपका एस्टिमेशन चेंज हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि पिछले साल हमने 10% सेल मानी थी, क्योंकि 1/10 किया था। अगर हम 1/15 करते तो परसेंटेज कम आती है, अमोर्टाइजेशन कम होता, पर हमने तो ज्यादा कर दिया, तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा इसको। तो 2,500, तो अगर आप पूछेंगे 1.25 लाख माइनस 2,500, 1,22,500 का रेवेन्यू बुक होगा। और अगर ये 15 लाख ही चलेगा फिर हम चेंज नहीं करेंगे, तो थर्ड क्वार्टर की सेल डिवाइडेड बाय 15 लाख परसेंटेज इंटू 50,000, फिर आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेल का एस्टिमेशन चेंज नहीं होना चाहिए आपका। पूछ रहे जी बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये 95,122। इस एमटीपी का आंसर आप देख लेना, ये वर्किंग है। ये छोटा सा क्वेश्चन था बेटे। अच्छा बस हो गया, मैं आगे चलता हूँ। ये इसका बी पार्ट है बेटे, फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी, ये तो एथिकल पे है बेटे, ये आप पढ़ लेना। एथिकल ड्यूटी पे सिंपल सा क्वेश्चन है। सीए कह रहा है कंपनी को प्रोविजन बनाओ, कंपनी का सीएफओ कह रहा है यार प्रोविजन बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रोविजन अगले साल बना लेंगे, तो आपको इसके ऊपर बताना है कि क्या इश्यूज होंगे। तो एथिकल ड्यूटी का क्वेश्चन पढ़ लेना बेटे। अच्छा ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। 6A, इंड एस 34, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, पेज नंबर 40 है, मॉड्यूल नंबर 6 है। ये इंड एस 38 का क्वेश्चन है। हाँ, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 138 है, मॉड्यूल नंबर 1 है, सब किए हुए हैं। और इसका जो सी पार्ट है बेटे, एक मैंने आपको चैप्टर दिया हुआ है केस स्टडीज ऑन इंड एस, लास्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 7 में जो क्लास बुक है, वो स्टडी मैट में आपका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से, मैंने उसको केस स्टडीज का नाम दिया हुआ है। तो ये जो है केस स्टडी है नंबर 10, पेज नंबर 44, मॉड्यूल नंबर 7 है बेटे, मुंबई चैलेंजर्स वाला क्वेश्चन है, नाम पढ़ते ही पता लग जाएगा। ये बेटे आपकी एमटीपी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख लो आप, ये खत्म हो गया। आरटीपी जरूर बढ़िया बनी थी इस बार, आरटीपी अच्छी थी आपकी, एमटीपी दोनों ही सिंपल बना दी इन लोगों ने। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है जी आपको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। अच्छे से पेपर लिख के आना, और रिजल्ट आने के बाद मिठाई का डिब्बा जरूर भेजना। हम दूर बैठे हैं, डिजिटल क्लासेस है, तो मिठाई का डिब्बा फिजिकल तो कैसे भेजोगे, तो आप मेरे को मिठाई का डिब्बा व्हाट्सएप कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरे बच्चे कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।